ठीक है, चलें, बस पानी भेज दें मेरे लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन वाले बच्चे कंफर्म कर लें, आवाज आ रही है? ऑनलाइन का बच्चा कंफर्म कर लें, ठीक है। वालेकुम सलाम। ठीक हो गया, थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, नाम तो सुना होगा? नहीं सुना? कहाँ रहते हो तुम? ठीक है। नाम है तारिक तुनियो, टीटी बोलते हैं मुझे, टैक्स का टीटी। ठीक है, ऑल राइट। बेटा, ऑनलाइन वाला बच्चा जो है उनके लिए कुछ रूल्स होंगे। सबसे पहली बात, आपके सारे सवालों को मैं एंटरटेन करूंगा एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ऑन कैंपस पे बच्चे होते हैं, मगर हम करेंगे इस तरह कि आपको मैं अलग से टाइम भी दूंगा। जो ऑनलाइन वाला बच्चा है उसको अलग से टाइम भी मिलेगा, ठीक है? तो किसी का भी कोई सवाल हो और रह जाए तो आपने सवाल को इग्नोर नहीं करना, आपने छोड़ नहीं देना, ठीक है? चलो बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज के सेशन में हम ब्रीफ सा, थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है? राइट फ्रॉम द वर्ड गो, टेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले ब्रीफली अपने बारे में बता दूं। तारिक तुनियो बेसिकली इज अ टैक्स मैन। टैक्स मैन इन द सेंस के टैक्स ऑफिसर हूँ, आई एम सीएसएस ऑफिसर। अब तो ये भी नहीं बताता कब किया था, क्योंकि तुम लोग एज कैलकुलेट कर लेते हो, अच्छा सर की ये एज होगी, इसीलिए बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि कब मैंने किया था। 2002 में सीएसएस मैंने दिया था, अब खुद कैलकुलेट करो। और डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ कहोगे तो बहुत अच्छा है, देन तो अभी तो मैं जवान हूँ, राइट? बेटा 2002 में सीएसएस सिविल सर्विसेज एग्जाम है, मैंने पास किया था और ज्वाइंड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर एज असिस्टेंट कमिश्नर इन टैक्सेशन। और 2002 में जब सिविल सर्विस ज्वाइन किया उसके बाद लकीली वर्ल्ड बैंक ने कहा पाकिस्तान को कि जी हम आपको लोन दे रहे हैं, अब तुम लोन वापस कैसे करोगे? तो तुम कर नहीं सकते, इसीलिए हम बताएंगे कि कैसे वापस करोगे। कंडीशनैलिटीज लगा दी, राइट? कि ये लोन दो, वापस कैसे करोगे हम बताएंगे। अल्लाह वर्ल्ड बैंक के उन लोगों को जन्नत नसीब करे, क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि अपने नए ऑफिसर से एमबीए करवाओगे। कहाँ से? आईबीए कराची से। तो लकीली मैं भी उस बैच में था, रेगुलर एमबीए करवाया गया था। तो पाकिस्तान का फर्स्ट एमबीए इन टैक्स मैनेजमेंट जिस बैच ने किया था, आई वाज वन ऑफ देम। एमबीए फ्रॉम आईबीए कराची, मेरी क्रेडेंशियल से इन टैक्स मैनेजमेंट, राइट? उसके अलावा एक होता है ना तारिक, नाम, नाम का बड़ा असर होता है, ठीक है? बड़ा असर होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत लफ्ज मेरा नाम है, मतलब मेरा नहीं, आप सबका है, हर किसी का। कहते हैं कि एक दफा साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि भीड़ में ना एक बंदे पे एक्सपेरिमेंट का हल्के से नाम लिया और वो चौंका, somebody has called me, बिकॉज ये बहुत खूबसूरत नाम है अपना, है ना? तो मगर मेरे नाम का मेरे पे असर भी था। असर इस तरह था कि मैंने कहा जी मैंने सिविल सर्विस में जाना है तो सिविल सर्विस में जाना है, सीएसएस करना है। अब मेरे सारे दोस्त थे सब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, एक को छोड़ के सब ने सीए करना था। अच्छा, कभी मिलते थे ना ईद पे या कभी साथ, कोई शुक्ला की बात करता था, कोई गुप्ता की बात करता था। और मैं कहता था यार छोड़ो भाई इनको, कोई अकाउंटिंग की भी और शुक्ला गुप्ता बड़े चलते थे उन दिनों में अकाउंटिंग में। फिर एक बंदा आया, शुक्ला को इंडिया भेज दिया, गुप्ता को चाइना भेज दिया, और वो बंदा था अहमद जमीर। जब से उसने पढ़ाना शुरू किया, अब ना मैं गुप्ता सुनता हूँ ना शुक्ला सुनता हूँ, बस एआरएम सुनता हूँ। था ये कि सब ने कहा जी हम सीए करेंगे, मैंने कहा कर लो जी, मैं तो सीएसएस करूंगा, मैंने नहीं बनना अकाउंटेंट। अब करना ये हुआ अल्लाह का, सीएसएस कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, एफबीआर में चला गया, टैक्सेशन में आ गया, और फिर सीए में आ गया एज टीचर, ठीक है? तो कोई 12-15 साल से पढ़ा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी को। टैक्सेशन पे रिसर्च वर्क भी है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बुक भी मैंने लिखी है टैक्सेशन इन पाकिस्तान के नाम से, रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं ई कॉमर्स की टैक्सेशन पे। तो बहरहाल
कोई टैक्स के साथ ऐसा ताल्लुक है कि मेरी छोटी बेटी एक दफा मेरे ऑफिस आती है, मैं अपनी बेटी को एक्सपोजर देता हूँ, छोटी थी तब से मैं उसको एक्सपोजर देता हूँ, ऑफिस बुला लिया, क्लास में बुला लिया, ताकि वो डरे नहीं, डराए। या आप बेटियों को भी मेरा ना एक एडवाइस है, डरो नहीं। जब घर से बाहर निकलो ना तो डरना नहीं है, डराना है, ठीक है। तो मैं उसको एक्सपोजर देता हूँ। तो ऑफिस लेके आया उसको एक दिन, तो ऑफिस में भाई कमिश्नर था भाई, तो सारे, सर की बेटी आई है तो उसको वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा था ऑफिस में। सारे मेरे जो जूनियर सबऑर्डिनेट्स थे, अब वो छोटी नई नई क्लास में गई थी तो उसको पढ़ाने का शौक, वो खड़ी हो गई बोर्ड पे, बोर्ड वहां रखा था, कुछ नोटिस के लिए हम रखते हैं, सब बैठ गए, चले जी आप कस्बा आप पढ़ाओ। अब वो आई थिंक उस वक्त वो 4 इयर्स की थी। मैं घर पे जाता हूँ ना, टैक्स की बातें नहीं करता, ये ना समझा कि घर में भी सब टैक्स टैक्स करते होंगे। अब उस बच्ची को उस वक्त भी जब पढ़ा रही थी ना, तो उसने कहा जी पेपर लाएं, तो भागते गए पेपर लाए। आप पे, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी सेड, आप पे टैक्स बनता है 100 रुपए। एंड आई वाज लुकिंग एट हर, इसको टैक्स का कैसे पता चला? तो फिर अगले वाले बंदे ने कहा नहीं जी टैक्स तो ज्यादा है, उसने कहा नहीं 100 रुपए ही होगा। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज के टैक्स नाउ रन्स इनटू माय जीन्स, ठीक है। तो टैक्स खाना, टैक्स पीना, टैक्स 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 एवरीथिंग। अब मैं बड़ी कोशिश की है टैक्स से जान छूटे यार, बड़ा हो गया, 15 साल बहुत कर लिया, दूसरों को टाइम दो, बट नहीं, टैक्स नहीं जान छोड़ा। इसीलिए मैंने किया ये सीएसएस एकेडमी खोल ली, ठीक है। अब सीएसएस एकेडमी खोल ली, उसमें भी क्या पढ़ाऊंगा? टैक्स। तो टैक्स पढ़ाना अब जान नहीं छूटेगी, बस चले, इसीलिए इसको अल्लाह की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। बेटा टैक्स एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको मेरी टीचिंग से पहले, एंड लेट मी क्लेम, मैं कुछ क्लेम्स करूंगा, आपको आदत डालनी पड़ेगी कि सर क्लेम बड़े करते हैं, तो क्लेम तो मैं करूंगा दादा। क्लेम मेरा ये है कि मेरे टैक्स में टीचिंग आने से पहले टैक्स को बोरिंग समझा जाता था, तो आपका भाई आया इसको इंटरेस्टिंग कर दिया। कैसे इंटरेस्टिंग कर दिया? सबसे पहले तुम लोग ये बताओ, कमाओगे? कल जाके कमाओगे या नहीं? बस खिदमत खल्क में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा हूँ सर। सर मैं तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा हूँ कि कल ना लोगों की खिदमत करूंगा। तो जा सैलानी के पास इधर किधर आया है? तो पैसे कमाने हैं ना, कैसे कमाओगे पैसे, क्या करोगे? जॉब करनी है, जॉब करनी है, सुन लो, जॉब में कोई पैसा नहीं है गरीबों। जॉब करेंगे जी, पैसे कमाएंगे, कितने लाख कमा लोगे, चलो, मगर फिर भी गुड मनी। लेट मी टेल यू, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद इवन इन सैलरी गुड मनी, यस गुड सैलरी कंपैरेटिवली। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, कोई फर्म में जाएगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई अपने बिजनेस, अब्बा के बिजनेस में डाका डालेगा, अब्बा तो बूढ़ा हो गया साइड में हो जा, अब आ गया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं चलाऊंगा। तो बेटा पैसा कमाना है ना, तो तुम्हारे पैसे पे जो डाका डलता है ना, वो कौन डालता है? टैक्स, राइट। आप याद रखना, जब भी इनकम कमाओगे ना, तो तुम्हारे साथ एक सीक्रेट अनसीन पार्टनर होगा जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, जो कुछ नहीं करता, और वो क्या है? एफबीआर। तो टैक्स बचाने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? दो तरीके हैं टैक्स बचाने के, जायज और, तो किस तरीके से करोगे? दोनों तरीके से सर, सर दोनों से, नहीं सर दोनों से। तो भाई जायज तरीके से तो करोगे कब? जायज तरीके से कब करोगे? जब तुम्हें टैक्स आएगा, जब तुम्हें टैक्स आ रहा होगा। ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसको लोग शौक से पढ़ते हैं। क्यों शौक से पढ़ते हैं? ये पैसा बचाता है। एक सब्जेक्ट पैसा कमा के देता है, तो ये दूसरा बचाता है, तो ये प्यारा लगता है ना। मतलब आते आने वाले पैसे अच्छे लगते हैं और जाने वाले पैसे रुक जाएं तो अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो बेटा ये टैक्स एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी, जब तक कि तुम कमाते रहोगे। घर में बैठ जाओ, कुछ ना करो, फिर टेंशन नहीं है दादा, फिर घर पे बैठो, कहो टैक्स वाले जो करना है कर लो। दूसरा तरीका, टैक्स लॉ जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि टैक्स के मैटर 5 साल चलते हैं। कितने साल? अच्छा, टैक्स वालों 5 साल अगर हमारी टैक्स पेयर की कोई टैक्स इवेजन, जायज नाजायज जो भी है, ना पकड़ सकें, उसके बाद उनको कानून में पावर नहीं है कि 1938 का मुझे नोटिस दें और बोले कि बता
1990 में जो इनकम कमाई थी उस पर टैक्स क्यों नहीं दिया तुमने? वो हमसे नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि कॉन्सेप्ट है टैक्स में पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस का। पास्ट और क्लोज ट्रांजैक्शन। एक इंसान गुनाह करे और दिल से तौबा कर ले तो वो गुनाह मिट जाता है ना, मिट जाता है। तो अगर एक बंदा फॉर वॉट एवर रीजन टैक्स नहीं देता या नहीं दिया, उसको पता नहीं था, और 5 साल गुजर जाए तो वो उस गुनाह की तरह हो जाएगा कि एफबीआर उससे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? 5 साल ऐसे छुपाएंगे कि एफबीआर को पता ना चले। फिर हम क्या करेंगे? एक बैनर बनवाएंगे बड़ा और एफबीआर के ऑफिस के सामने लगाएंगे और उस पर क्या लिखा होगा? कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। अब आ जाओ भाई, नहीं दिया था टैक्स मैंने। तो बेटा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन अ वे कि इस सब्जेक्ट में आप सीखेंगे 3 चीजें। नंबर 1 लॉ सीखेंगे। याद रखना ये लीगल सब्जेक्ट है, लॉ है, तो आपके लॉ के स्किल्स शार्पन होंगे। अभी आपने बिजनेस लॉ भी पढ़ा होगा, ये थोड़ा मुख्तलिफ लॉ है, ये कंप्यूटेशनल लॉ है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड लॉ है, राइट। मगर फिर भी आपसे एक चीज इंशाल्लाह इस कोर्स में मैं कम से कम अचीव कर लूंगा, वो है कि लॉ पढ़ने का डर खत्म करा दूं। क्योंकि देखो लॉ पढ़ने की एक टेक्निक होती है, लॉ पढ़ने के लिए कुछ टूल्स चाहिए जो तुमने सीख लिए ना। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई भी लॉ उठाओगे ना तो तुम्हें समझ आएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा। पहले कोई लॉ की बुक उठाते हैं या कोई एक्ट उठाएंगे तो कहां जाना है ये तुम सीख लोगे, कैसे पढ़ना ये तुम सीख लोगे, राइट। तो आपको सबसे पहले इस सब्जेक्ट में लॉ पढ़ने को सीखेंगे। नंबर 2 सेकंड क्या है? बिजनेस प्रैक्टिसेस सीखोगे, क्योंकि लॉ किस पे है? इनकम कमाने वाले पे। इनकम कैसे कमाई जाती है, बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, ये सीखोगे। और तीसरी चीज टैक्स की अकाउंटिंग सीखोगे। टैक्स की अपनी नहीं, टैक्स की अकाउंटिंग। थोड़ा सा इसमें चेंज है, ठीक है, कहीं कहीं पे वो डिफरेंट चीजें। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इसका मतलब मैं तो टैक्स को समझता हूं कि टैक्स लॉ या जो टैक्सेशन का ये सब्जेक्ट है, इन अ वे ये इकोनॉमी की नर्व्स होती है। इकोनॉमी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी नर्व्स ये सब्जेक्ट है। जो इसको समझेगा, देखिए अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि जब वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, फर्स्ट स्पीच में उसने क्या बोला? तारिक तूने तुझे सीधा कर दूंगा। बिलीव मी, उसने ऐसा बोला। तुमने नहीं सुना था क्या? नहीं सुना? मैंने तो सुना था, क्योंकि उसने कहा था टैक्स को रिफॉर्म करूंगा, एफबीआर को सीधा कर दूंगा, बोला था ना। तो एफबीआर हो ना भाई, कमिश्नर एफबीआर, तो मुझे सीधा करना था, मुझे तो फील नहीं हुआ। समझ रहे? मेरा एफबीआर तो वही करप्ट है, मेरे पास तो रिफॉर्म्स आए ही नहीं, देखे ही नहीं, इसीलिए थोड़ी थोड़ी इज्जत कम। रेवोल्यूशन पे जो बंदा है ना, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन था ना, रेवोल्यूशन रिफॉर्म्स लाएंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनके पास। फर्स्ट स्पीच में आपका प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है? एफबीआर को ठीक कर दूंगा। अंदाजा लगाए टैक्स कितना इंपॉर्टेंट, अंदाजा लगा। आपने अपना बिजनेस करना है तब भी टैक्स इंपॉर्टेंट, आपने दूसरे के बिजनेस का बेड़ा गर्क करना है तब भी टैक्स इंपॉर्टेंट, राइट। और जॉब करनी है तब भी टैक्स। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब साबित हो चुका है कि ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं भी बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ। सही है, साबित हो गया ना। अब चलो बेटा, फर्दर डाउन द लाइन चीजें वक्त के साथ आप सीखोगे। 2 बेसिक रूल्स है मेरे, जो ऑन कैंपस बच्चे उनके लिए। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए कोई रूल नहीं है, जैसे चाहे पढ़ो, ठीक है। तुम्हारे लिए घर पे अम्मा बैठी है ना, वो सीधा कर देगी तुझे। मेरे ऑन कैंपस के जो बच्चे हैं उनके लिए 2 रूल्स हैं। इस सब्जेक्ट को बेटा पढ़ाना, समझाना, इंटरेस्टिंग बनाना, अगर वक्त पे जरूरत पड़ी तो इवन डांस शो दिखाना। ये सारे मेरे काम है, तुम लोगों के नहीं है। अच्छा प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं शो दिखाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता। तो इस इज माय जॉब, राइट। इस सब्जेक्ट में आप आओगे ना, किसी का दिल ना करे ना, बिलीव मी, निकल के चला जाए, मना नहीं कर। अगर मैं तुम लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर सकता तो आई डोंट हैव द राइट टू टीच। अगर मुझे इतना भी पढ़ाना नहीं आता, इतना भी नहीं आता कि तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग कर सकूं, देन यू हैव द राइट टू लीव द क्लास। उसी वक्त चले जाना, सर बोरिंग है। मैं अक्सर जब खुद आईबी में पढ़ता था, उससे पहले पढ़ता था, टीचर्स बड़े बोरिंग किस्म के आते थे, और उनको ना वो बड़े बड़े प्रोफेसर, पीएचडी, एक साहब थे 2 पीएचडी की थी और 7 मास्टर्स किए थे, 7, बिलीव मी, 7 मास्टर्स 2 पीएचडी।
और मेरा बड़ा शौक होता था पीएचडी करने का। उस साहब को देखा, शौक ही खत्म हो गया। मैं कहा अगर ये पीएचडी है तो मैं नहीं करूंगा, छोड़ो यार इसको पीएचडी। वो साहब ऐसे थे कि पढ़ाते थे, एक दिन भूल गए कि क्या पढ़ाया था, पिछली क्लास का लेक्चर एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज में देखे गए। हमने भी नोट्स में नोट्स बना रहा, मुझे लग रहा है ये सुना हुआ है कहीं पे। हाँ यार कहाँ सुना था, ये सुना हुआ है यार कहीं पे। अब लिखना शुरू किया, अच्छा ये पॉइंट भी सुना हुआ है। मैंने कहा वाह तारी गुड यार, तेरी बड़ी नॉलेज है, सर पढ़ा रहे हैं तुझे सब आ रहा है। फिर पता चला एक पीछे की है नोट, पीछे की है तो वही है यार, एक पॉइंट का फर्क नहीं था। फिर हम आपस में बता रहे थे एक दूसरे को, अब ये पॉइंट आएगा, अब ये पॉइंट आएगा, तो अगर ये पीएचडी है ना तो मैंने नहीं करना। उस वक्त दिल पता है क्या करता था, वो मौलवी साहब थे जो पढ़ाते थे, दिल करता था ये डांस करता कितना अच्छा लगता यार, ये स्टेप होता ना इसका, वाह यार इसके साथ बैकग्राउंड में ये गाना चले सर के साथ, कितना प्यारा लगेगा। तो बेटा बात यह है कि अगर मैं ही इंटरेस्टिंग नहीं कर सकता तुम लोगों के लिए सब्जेक्ट को, तो आप जाओ भाई, ठीक है ना, मना नहीं करूंगा। मैं दिस इज माय जॉब, आई शुड नो माय जॉब। आपको तो नॉर्मली इन माय ऑफिस आई एम अ वेरी सीरियस लुकिंग गाय। इन माय ऑफिस पता है लोग आते हैं पूछते हैं साहब का मूड कैसा है, सीरियसली। वहां आते ऐसी एक्टिंग करता हूँ कमाल की, साहब बिजी है, साहब तो बस काम में लगे हुए हैं जी। अंदर वो फेसबुक पे देख रहे कितने बचे थे आज। तो तो बेटा पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट जो है ना इंटरेस्टिंग करना ऑब्वियसली बंदे को आना चाहिए। वो ना मैं मूवीज बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ। एक तो खैर टाइम का भी ऑब्वियसली इशू है, और उसके बाद आजकल तो कार्टून, मोटू पतलू तो बहुत प्यारा है यार। वो बच्चे छोटे होते हैं ना, वो सिर्फ उसी को चल, कुछ भी हो जाए ना, अब सारी मूवीज चली गई। एक एक इंडियन मूवी थी, उसका नाम था संघर्ष, हमारे जमाने की थी। उसमें अक्षय एक एक लफ्ज एक जुमला बोलता है, एंड दैट स्टक विद मी, दैट सेंटेंस स्टक विद मी। वो कहता है आई नो लॉ लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। आई नो लॉ लाइक, आप अपने बैक ऑफ हैंड को कैसे हर वक्त देख रहे हो, तो यू नो इट, यस आई नो इट, आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है अपने बैक ऑफ द हैंड को। तो कहता है आई नो लॉ लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। मैं अभी बिहार में नहीं आया था, ये जुमला मुझे इतना मतलब मेरे अंदर रूह में घुस गया कि यार जब कुछ काम करूंगा ना आई शुड नो इट लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। तो बेटा रिसर्च टेक्स्ट में इतनी की अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कि आई नो टेक्स्ट लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। अगर मुझे ही नहीं आएगा ना, ठीक है, तो आपको कहां से पढ़ा सकूंगा। फिर आप पे गुस्सा करूंगा, क्यों सवाल पूछा, तूने तू तू तो जिंदा ही नहीं होना चाहिए, तू पैदा क्यों हुआ ये सवाल करने के लिए, नालायक सवाल। रिमेंबर बेटा, रिमेंबर, इट इज द राइट ऑफ द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, इवन इफ इट्स अ फूलिश क्वेश्चन। क्योंकि अभी नहीं पूछोगे तो सीखोगे कब आप। आई डोंट नो, अच्छा नहीं बताऊंगा, किसी और को ना पता चल जाए, बाद में बताएंगे, पोस्ट लगाएंगे इस पे। तो now number of students hundreds में हो, hundreds of different minds है, correct, hundreds of different backgrounds में आए, hundred of different backgrounds, बैकग्राउंड इस तरह एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, हर किसी का अलग अलग है। मुझे तो आप सबके लेवल पे, आप सब अलग मैं अकेला हूँ, मुझे तो सबके लेवल पे आना पड़ेगा ना, उस लेवल पे आके समझाऊंगा तो इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा ना। अब मुझे कब पता चलेगा कि आपको कौन सी बात समझ नहीं आ रही, और अगर आप सवाल नहीं कर सकते तो मैं यहाँ खड़ा क्यों। फिर आप जाएं यूट्यूब से सीख लें, जाएं कंप्यूटर जी बता इस चीज के बारे में पढ़ो। तो रिमेंबर रूल नंबर वन, मेरा रूल नंबर वन पता है क्या है, आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। आईबीए में एक टीचर थे हमारे काबिले एहतराम, मैं उनसे सवाल इसलिए नहीं करता था, मुझे लगता था कि सर को नहीं आता, सीरियसली सर को नहीं आएगा यार, छोड़ दो नहीं पूछते, एम्बेरस ना हो जाए सर, होता है ना, सवाल पूछे, सवाल रेज होता है जहन में, पूछा नहीं। मैं आपसे कहता हूं एम्बेरस मी, आस्क मी एनीथिंग व्हिच यू थिंक आई डोंट नो, एम्बेरस मी, ऐसा सवाल लाओ, ऐसा सवाल लाओ जो मुझे भी ना आता हो, फिर मैं ताली बजाऊंगा, गुड गुड गुड, ठीक है, मैं कहूंगा वाह यार क्या सवाल लाए हो तुम लोग। तो पूछो सवाल, जो पूछना है पूछ लो, ठीक है। सेकेंडली, कोई बच्चा सवाल पूछता है ना तो साथ से आवाज आती है, पुलिश, नॉनसेंस। ये मेरा रूल नंबर वन है कि आप आपस में किसी पे कमेंट नहीं कर सकते, कोई दूसरे बच्चे पे कमेंट। मैं डिसिप्लिन को वैल्यू करता हूं, एंटरटेनमेंट फुल होगी, इसका ताल्लुक पढ़ने से होगा, राइट, इंटरेस्ट क्रिएट करना मेरा काम है, बट डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो डिसिप्लिन कब खराब होता है, जब कमेंट्स आना शुरू होते हैं। आप सबको इजाजत है, ऑनलाइन वालों को नहीं है क्योंकि उनकी आवाज बंद है, इधर वालों को इजाजत है किस चीज की,
अगर किसी ने कमेंट करना है मुझ पे कर सकता है, जो चाहे करे अगर हिम्मत है तो। यू हैव द राइट, फ्रीडम, आजादी, जो चाहे करो, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या हुआ? आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चन आएंगे तो अजीब सवाल भी आएंगे। देखो एक मैं आपको बात बताऊं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आप सबको पता है ना? नहीं पता तो जाके सूरह बकरा में पढ़ लो, पढ़ लो। मैं समझता हूं पूरी इंसानियत के राज उसमें, राज, इंसानियत के राज इस वाक्य में, ठीक है। एक एस्पेक्ट अल्लाह ने मेरे पे खोला किसी जरिए से, किसी दूसरे साथ, एक अमेरिकन पीएचडी है इन मैथमेटिक्स, वो मुसलमान होता है, इस वाक्य पे कुरान का ये वाक्य पढ़ के मुसलमान होता है। उस बंदे ने ये बात मुझे बताई किसी लेक्चर में, तो मुझे जाती नहीं बताई, तारीख तो नहीं, ये सुन लो, नहीं, एक उसका लेक्चर था जो मैंने सुना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह इंसान को पैदा करने का इरादा करता है, फरिश्तों को बताता है। फरिश्ते क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? या अल्लाह उसको पैदा करोगे जो खून बहाएगा और फसाद करेगा। फरिश्तों ने जो मासूम है अल्लाह से एतराज किया। इज इट एतराज कि क्यों बना रहे हो, या उन्होंने सवाल किया? तो इवन एंजल्स आस्क, इवन एंजल्स आस्क, तो तुम्हें तो सवाल बार बार करना चाहिए। इवन एंजल्स आस्क, ये उसकी बुक का नाम है, उस बंदे ने किताब लिखी, इवन एंजल्स आस्क। इतराज नहीं था, सवाल था, सवाल करना। यहां किसी पे सवाल करो फतवा आ जाता है, फतवा के डर से कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना। सवाल है ना भाई, अल्लाह ने मुझे खुला छोड़ दिया विल देके, और दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, तो कोई और मुझ पे कैसे लिमिट लगा? मैं कहता हूं अपने जहन को खुला छोड़ दो। क्यों? जो अल्लाह की हकीकत है ना उस तक पहुंच ही जाओगे कब? जब सवाल करोगे, सवाल के जवाब ना मिले ना तो एक्सट्रीमिस्ट ना बन जाओ कि ये माज़अल्लाह अल्लाह है ही नहीं, एक्सट्रीमिस्ट ना बनो। मगर सवालों के जवाब, तो बेटा सवाल करना मैं इंकरेज करूंगा, उस पर कमेंट करना ना मुमकिन नहीं होगा मेरी क्लास में। दूसरे बंदे तो आप फ्री हो, जो चाहे पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि पता है मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ, साइकोलॉजी इज वन ऑफ माय फेवरेट। मेरे फेवरेट बहुत हॉबीज हैं, मतलब शायद ही कोई चीज हो जिस पे ना पढ़ा हो, ठीक है। हर चीज, जो किताब है तो पढ़ना है, जिस चीज पे भी हो। तो साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर इज माय फेवरेट एरिया। तो बच्चे आपकी उम्र में किस चीज पे परेशान होते हैं? आया बच्चा, फला ने ना मुझे सलाम नहीं किया, जवाब नहीं दिया, जरूर इस पे कोई मसला होगा, वो शुरू हो जाएगा उसका जहन। एक बच्चा फॉर्म में गया, सीरियसली झूठ नहीं बोला, कोई स्टोरी झूठी नहीं होगी मेरी, सारी सच्ची हकीकत पे मबनी होगी। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। एक फर्म का बच्चा गया, अगले दिन फोन, सर बड़ा मसला हो गया मेरे साथ। अरे तेरे साथ क्या मसला हो गया? सर एक बंदा मुझे टारगेट कर रहा है। अल्लाह खैर करे यार, तुझे कौन टारगेट? सर फर्म में एक मैनेजर मुझे टारगेट कर रहा है। मैंने कहा नाम बता भाई को यार, मतलब पार्टनर को फोन करूंगा, तुझे किससे टारगेट कर सकता है, डिटेल तो बता उसकी, जरा बता। मैंने कहा अच्छा यार फर्म में कितना टाइम हो गया है तुम्हें? सर एक दिन। तो मैंने कहा तुम्हें टारगेट कर रहा है, ये तुझे पता किसे चला? सर देख कैसे रहा था ना। तो बेटा ये जो है ना, मुझे पता है बच्चा ने सेंसिटिव सवाल करेगा किसी ने, वो गया, वो कहेगा मैं आया ही क्यों था। तो प्लीज बेटा जो सेंसिटिव लॉट है ना तुम में से, सेंसिटिव, बड़ी सेंसिटिव, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती ना तो तुम्हें मैं सिखा देता सही तरीके से कि कैसे तुमने जिंदगी गुजारनी। जो सेंसिटिव लॉट है ना, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। कुछ नहीं होता किसी के कहने से, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आगे चल के कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा कामयाब या नाकामी में। कभी सेंसिटिव ना बनो, किसने क्या बोला, किसने क्या फर्क पड़े। एक याद रखना, जिंदगी में एक उसूल है बेटा, जिस उसूल को अप्लाई करोगे जिंदगी में कामयाब रहोगे, और ये है ये उसूल। इस उसूल को आसान जबान में हम बोलें तो ये है की फर्क पैंदा है। की फर्क पैंदा है यार, क्या होता क्या, छोड़ो, मूव ऑन, मूव ऑन, राइट। तो जो सवाल करेगा ना उसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, दैट इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्लास में, ठीक है, आस्क मी क्वेश्चन, रेज योर हैंड। ऑनलाइन वालों को मैं सेपरेट टाइम दूंगा ऑब्वियसली,
उनके लिए अलग एक टाइम होगा, उनके एक एक सवाल का जवाब मुझे देना है। मगर जो ऑन कैंपस है, यू हैव टू रेज योर हैंड। अगर आपका सवाल किसी वक्त आ रहा होगा तो मैं उसको कंट्रोल करके चलूंगा। सेट है? तो शैल बी स्टार्ट नाउ? सारे रूल्स हो गए? 2 रूल है ना। रूल नंबर 1 कमेंट नहीं करोगे, रूल नंबर 2 खामोश रहोगे। अब तुम्हारी वजह से ना वजाहत करनी, दिल नहीं था कि वजाहत करूं, इस दफा सोच क्या था रूल नंबर 2 छोड़ दूंगा, अब तूने मरवा दिया। कहते हैं एक आपको कहा पता है कि जब एक उसूल है, शरीयत का उसूल है। शरीयत का उसूल क्या? बनी इसराइल जो था ना, अल्लाह ने उनको क्या कहा? बनी इसराइल को कीजिए, क्या करना है? एक काऊ को कुर्बान करो। उन्होंने क्या, कलर क्या है? अरे कलर क्यों पूछ रहा है, जा किसी भी काऊ को, क्या उम्र है उसकी। वो कहते हैं जब नबी मौजूद हो ना तो सवाल नहीं करते, जो बोले कर दो, लिबर्टी। अब मैं माज़अल्लाह उसको इस्तेमाल तो कर रहा हूँ इस बात को, मगर एक एक उसमें विजडम थी। विजडम क्या है? जाने दो भाई, अब्बा घर पे बात करे ना, पूछा नहीं करो, कर दो। ठीक है? तो मैंने आपको क्या रूल नंबर 2 नहीं बताना था, और बताना पड़ा, इसने सवाल किया। अच्छी बात है, सवाल को खुद ही मैं इंकरेज कर रहा हूँ। बेटा रूल नंबर 2 ये है, आपस में बात नहीं कर सकते। जो बात करेगा या बात सुनेगा, या बात करने की नीयत करेगा और सुनने का सोचेगा, कम इंटेंसिटी का होगा, उम्रे पे जाएगा। ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, हज करवाऊंगा। उम्र है 5 मिनट बाहर, हज है पूरी क्लास बाहर। अब तुम्हारी मर्जी है। तो क्लास में डिसिप्लिन बेटा। ओके, आई एम श्योर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। मतलब कम से कम इतना तो मुझे पता है, इतना इंटरटेनिंग तो मैं बन ही जाऊंगा कि तुम मुझे सुनोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें टेक्स्ट को। लग रहा है इंटरेस्टिंग होगा नहीं? ओके बेटा, इंशाल्लाह लास्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है मेरी इसमें। मैं कहता हूँ मुझे, देखो इल्म बेटा किसी की जागीर नहीं है, इल्म किसी की मीरास नहीं है, ठीक है। जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा। मेरे उस्ताद, आज अगर 2 लफ्ज मुझे आते हैं ना, 2 लफ्ज मुझे अगर आते हैं, तो मैं समझता हूँ ये उस मेरे टीचर, उस मेरे उस्ताद की मेहरबानी है जिसने हमें टेक्स्ट सिखाया। उसका नाम है डॉक्टर हामिद अतीक, ही इज फ्रॉम लाहौर। टेक्स्ट एकेडमी जब हम गए थे, उसने एक कहते हैं ना रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया, ठीक है। आजकल वो पाकिस्तान के टैक्स पॉलिसी की हेड है, टैक्स पॉलिसी पाकिस्तान की हेड करते हैं, राइट। और ये उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। अल्लाह उनको बहुत इज्जत दे, अल्लाह उनको खुशी दे। मैं तो उनके लिए दुआ करता हूँ हमेशा। तो उस्ताद जो होता है ना, कहते हैं उस्ताद का आखिरी कदम शागिर्द का पहला कदम होना चाहिए। क्यों? वो आपको सिखा रहा है, सिखा रहा है ना। और स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं, कभी कभी टीचर से स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने सिखाया। मेरा हमेशा एम था कि इसी रास्ते पे चल के उनसे आगे निकलने के। अभी तक नहीं निकल सके, बिलीव, मैं तो कभी भी नहीं निकल सकूंगा उनसे। वो जो चीज है जो, मगर चंद चीजें बेटा ऐसी हैं जो मैं इस टैक्स के प्रोफेशन के बारे में बताता हूँ। जो अल्लाह की मेहरबानी ये है कि टैक्स ऑफिसर भी हूँ, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पढ़ानी होती है वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक चीज आपको बताऊं, अक्सर आपने लॉ में सुना होगा, सवाल पूछते हैं क्यों है, सर बोलते हैं लॉ है। सर ये क्यों है? तो क्या जवाब होता है? लॉ है। आपको मैं बेटा ये चैलेंज, चैलेंज तो खैर नहीं करना चाहिए, बट मैं एक किस्म का क्लेम करता हूँ कि आप अगले 4 महीने 5 महीने ये जो क्यों है ना, अगर 1000 दफा पूछोगे ना तो 1000 दफा जवाब सुनोगे मुझसे। आई एम द वन जो क्यों का जवाब सिखाता है। भाई लॉ का प्रोविजन है तो किसी मकसद के लिए होगा ना। भी अगर क्यों है तो तुम टीचर ही नहीं हो। अगर मैं बोलूं क्यों है, लॉ है, तो फिर मुझे कुछ नहीं आता। तो लॉ क्यों है, ये ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, भाई कोई तो लॉजिक होगी ना, या नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। चलो एक किस्सा सुनो इस पे। भाई एक दफा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ट्रेनिंग्स भी होती हैं, बड़े बड़ी जगह पे लेके जाते हैं। एक दफा उन्होंने कहा जी चलें जी, ट्रेनिंग के दौरान आपको ऐसी जगह ले जाएंगे कि बस तुम लोग किस्मत, तुम मतलब अल्लाह ने तुम पे मेहरबानी कर दी। हम कोई 20-25 लोग थे, सीनियर ऑफिसर्स अंडर ट्रेनिंग थे उस वक्त। तो कहा गया जी किधर लेके जा रहे हो? कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। कोई नहीं देखता, हम आपको वहां ले जाएंगे। अच्छा जी, चलो शुक्र है मालिक तेरा कि वहां जा रहे हैं। पहुंचे, वहां के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा जी पहले ब्रीफिंग होगी, हम आपको डी जोन तक ले जाएंगे। हमने कहा डी जोन क्या होता है? डेंजरस जोन। अच्छा जी, वहां क्यों लेके जा रहे हो? भाई किसी को एक्सपोजर थोड़ी, तुम लकी बेचो, सिर्फ तुम लोगों को लेके जाएंगे। हमने कहा अच्छा, ये क्या होता है जी डी जोन? आप चलें देखें। फिर उन्होंने वही जो साइंटिस्ट रोबोट बनाना, पूरे मास्क पहनाए, पता नहीं जो जो था। फिर इंस्ट्रक्शंस आई। इंस्ट्रक्शंस क्या आई? एक दूसरे को धक्का नहीं दोगे,
सीरियसली हम क्यों धक्का देंगे? नहीं, लाइन में चलेंगे। अच्छा, दीवार को टच नहीं करेंगे, दरवाजे को हाथ नहीं, रेलिंग को नहीं पकड़ के खड़े हो जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो मेरा तो है ये सवाल ना, क्यों? मैंने पूछा सर क्यों? कहता रूल्स। मैंने कहा ये भी वही है, बस इसको भी नहीं पता। तो क्यों इतना मैं पूछता हूँ जिंदगी में अपनी, और अपने बच्चों को भी इंकरेज करता हूँ, पूछो क्यों। मेरी बेटी है ना, कॉल करती है, पापा कहाँ है? ऑफिस में। क्यों? बेटा काम कर रहा हूँ। क्यों? पैसे कमाने। क्यों? तुम्हारे लिए टॉयज लाने। हाँ बेटा, और बाबा और काम करो, और ज्यादा काम करो। क्यों? क्यों? ठीक है ना, आस्क दिस व्हाई। तो मैंने उनसे पूछा व्हाई, उनको नहीं पता था। अच्छा, जब हम गए ना अंदर, यकीन करो डी, उन्होंने पता क्या बोला, जब डी जोन से वापस आएंगे तो मशीन से गुजरेंगे, जिसमें रेडिएशन ज्यादा पाई गई उसको हॉस्पिटल भेजेंगे। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं नहीं देखूंगी। सर लकी, यू आर लकी। मैंने कहा नहीं, नो लकी, नहीं जाना। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब आप लोग जो हैं, दो तीन लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने कहा हमने नहीं देखना जी। नहीं जी, आप सबको जाना होगा, अब तो आप आ गए, अब तो कुर्बानी देनी पड़ेगी मुल्क के लिए। हमने कहा हम हाजिर हैं। फिर चले गए जी अंदर। अब था क्या, कुछ भी नहीं था, छोटा सा कमरा था, पानी पड़ा था, कुछ नहीं। उन्होंने कहा चले जी। वहां जो बंदा था उससे मैंने पूछा, बाहर कह रहा था धक्के ना दो, ये ना करो। उसने, जो अंदर हमारे साथ चला, उसने बताया, कहते सर देखिए ये ना रेडी हार्ड वाटर है, यहाँ से रेडिएशन मुस्तकिल निकलती है। ये रेडिएशन किसको लगेगी? इस रेलिंग को। इस दीवार में हाईएस्ट रेडिएशन है। कहता आप टच करोगे ना, आप में रेडिएशन आ जाएगी, न्यूक्लियर है ना। तो बात समझ आई, लॉजिक लगा। अच्छा, धक्का देने, स्लिप हो जाए, पानी में गिर जाएंगे ऑब्वियसली, तो आप जिंदा नहीं वापस आओगे। तो मैंने कहा ये अगर बाहर वाला बताता तो हम रिलीजियसली रूल को फॉलो करते, हमें पता होता कि इट्स फॉर माई सेफ्टी, ये इट्स फॉर मी। तो मैं उसको दिल से मानता। तो जब ये वाई का जवाब पता चलता है ना, तो बंदे में इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो टेक्स्ट का जब वाई सुनोगे ना, तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ही याद हो जाए। बहुत बड़ा एरिया है टेक्स्ट का, जो आपको मैं याद करा के घर भेजूंगा, और आपको रात को भी ना पढ़ना पड़े। आपको पता होगा क्यों है जी, चार चीजें इस तरह कनेक्टेड होती है। वापस आके, हाँ एक चीज बताऊं, मुझसे सीख के कोई टीचिंग नहीं करेगा। कंपटीशन ना हो जाए ना कल शुरू है, लेकिन इससे मुझे डर लगता है, आपने टीचिंग नहीं करनी। इसीलिए चार चीजें सिखाऊंगा, मगर दरख्त पे चढ़ना नहीं सीखा, सारी चीजें हो मगर कुछ। तो बेटा जो रूल्स हैं टेक्स्ट के, हर रूल का वाई होता है, ठीक है। हर रूल का लाजमन वाई होगा, याद रखना। ये हो नहीं सकता कि रूल का वाई ना हो। तो कीप आस्किंग। ऑनलाइन वाले बच्चे, आवाज आ रही है मेरी बेटा? काइंडली कंफर्म, आवाज आ रही है? महद, ओके गुड गुड, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हम आते हैं बेटा बेसिक की तरफ। सबसे पहला जो बेसिक सवाल है, समीर बेटा इस लैपटॉप और इसमें कोई इशू है, उनको बोल दो आ जाए यहाँ पे। तो जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज ये है, सबसे पहली बात, आपके कोर्स में, आपका कोर्स लीगल सब्जेक्ट है, लॉ है, राइट। आपके कोर्स के अंदर कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट नंबर 1 इनकम टैक्स है, जो हाईएस्ट नंबर है, इसीलिए हम उसी से स्टार्ट करेंगे। एवरेज अगर मैं बताऊं तो आपका 65% ऑफ द मार्क्स नॉर्मली इनकम टैक्स की तरफ जाती हैं। 60-65%, वो रेंज होता है, डिपेंडिंग रेंज गिवन है। सेकंड आपका सेल्स टैक्स एक्ट है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, वो आपका 25 to 30 की रेंज में आता है। और एक टॉपिक है इंट्रोडक्टरी, 10 मार्क्स का है, जो थ्योरी है, प्योर थ्योरी, राइट। उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम भी आ जाता है, एथिक्स, एथिक्स एथिक्स राइट एंड रॉन्ग को कहते हैं, टैक्स के एथिक्स आ जाएगा। और उसके बाद जो आखिरी चीज उसमें आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वो आर्टिकल जिनका ताल्लुक टैक्स से। ये 3 टॉपिक मिलके 10 मार्क्स कैरी करते हैं, थ्योरी का टॉपिक है। थ्योरी हम शुरू में नहीं पढ़ाते, क्योंकि पढ़ाने का फायदा ही नहीं होगा, हमने पढ़ा दिया तुम भूल जाओगे। तो हम एंड में पढ़ाते हैं, ताकि एग्जाम में लिखो और फिर भूल जाओ, राइट। तो अभी पढ़ाएंगे नहीं, एंड में आके पढ़। ऑर्डर क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी होगी कि हम सबसे पहले इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, फिर सेल्स टैक्स पे जाएंगे, फिर थ्योरी पे जाएंगे, राइट। इनकम टैक्स, जैसे कि आपको नाम से ही अंदाजा हो रहा होगा, एक टैक्स है किस पे? इनकम पे। इनकम किसकी? पर्सन की। पर्सन कौन सा? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, सारे पर्सन, राइट। भी अभी सारी चीजें आएंगी। मगर थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा बेसिस दूं ना, मतलब द थिंग इज के इस सब्जेक्ट की फाउंडेशन क्या है। देखो, जब तक किसी सब्जेक्ट के बेयर बोन को आइडेंटिफाई करके मास्टर नहीं करोगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल शुरू से इस्तेमाल,
मैं जाऊं, फाउंडेशंस बनाऊं, कॉन्सेप्ट्स बनाऊं, ठीक है। आई एम नोन फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आई एम नोन फॉर गिविंग द रीजंस, ठीक है। तो वो क्या, वो क्यों, इस पर टाइम क्यों लगाएं? इसलिए लगाएं कि जब आपको एबीसी आएगी तो फिर आप लफ्ज लिखना भी सीख लोगे। जब लफ्ज लिखना आएगा तो जुमला लिखना सीख लोगे। जुमले लिखने आएंगे तो पैराग्राफ और ऐसे लिख ही लोगे। मगर स्ट्रेट में तुम्हें कहूंगा चल भाई दौड़ना शुरू कर, तो कहां से करोगे? तो आपकी पूरी बिल्डिंग, अब इस चीज पे सवाल नहीं आएगा, मगर जिस पे सवाल आएगा उसको बेहतर कर पाओ। आपकी एफर्ट देखो, ए लेवल का बच्चा क्या बोलता है, सर मुझसे रट्टा नहीं लगता। भाई रट्टा बोलना कहते हैं किसको है? मैं तो सर याद नहीं कर सकता। क्यों भाई, मतलब याद क्यों नहीं कर सकते? तो पहले कैसे पास करके आए? सर कॉन्सेप्ट पे। तो वो कहां से लिखा था, दिमाग से नहीं था? देखो असल चीज क्या है, याद करने के दो मेथड्स है, एक है एफर्टलेस, एक है एफर्टफुल। जब हमें समझ ना आए, एनर्जी लगानी पड़े, खुद पे जुल्म करना पड़े, हम कहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं। और जब समझ आए, इंटरेस्टिंग हो, जल्दी हो जाए, हमने क्या, हमने पढ़ाई नहीं। तो इंटरेस्टिंग, जहां एफर्ट नहीं लगती उसको भी तो लर्निंग कहते हैं। ए लेवल में क्या है, आपके बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, पहले से ही फाउंडेशन बना लेते हैं, आपको एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती। इंटरमीडिएट वाला बच्चा जो होगा, उसको टीचर आता है, कॉपी उठाता है, कॉपी बंद करता है, बाहर चला जाता है, स्टूडेंट देख रहा होता है क्या हुआ। तो द डिफरेंस इज द टीचर, द डिफरेंस इज द टीचर, ऑलवेज गो फॉर द बेटर वन, ठीक है। तो टीचर जो होगा वो आपके लिए एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसीलिए मैं फाउंडेशन बनाऊंगा। फाउंडेशन में नंबर वन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, आपने सुना होगा अब तक, अभी फील नहीं आई है, दोगे तो पता चलेगा, फील बाद में आएगी। टेक्स्ट देते वक्त क्या फील होता है, डिफाइन करें। एनीवन जिसको टेक्स्ट की डेफिनेशन या टेक्स्ट के बारे में फीलिंग्स हो, जो बताई जा सके क्लास में। व्हाट डू यू थिंक, टेक्स्ट क्या है बताओ? रेवेन्यू जनरेटेड बाय गवर्नमेंट, ओके, ही हैज अ गुड पॉइंट। और इसके अलावा रेवेन्यू जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट, मगर टैक्स थोड़ा सा इससे बियॉन्ड भी है। यस, ये फीचर है टैक्स में, है टैक्स इज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, बट टैक्स इज बियॉन्ड रेवेन्यू। क्यों? अगर गुड्स एंड सर्विसेज सेल करे गवर्नमेंट और उससे रेवेन्यू आए, वी डोंट कॉल इट टैक्स, वी डोंट कॉल इट टैक्स। रेवेन्यू तो है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कैन सेल गुड्स, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सर्विसेज एंड गवर्नमेंट कैन चार्ज फीस, बट उसके अगेंस्ट जो पैसे होंगे वो टैक्स नहीं कहलाते। तो इसका मतलब है कि वी कांट सिंपली से कि टैक्स इज रेवेन्यू। नो, टैक्स इज रेवेन्यू बट समथिंग एल्स इज आल्सो रेवेन्यू। तो गुड पॉइंट, बट थोड़ा सा वाइडर। जी बेटा, नेसेसरी पेमेंट कौन सी, किसको करें? गवर्नमेंट को करें हम। नेसेसरी पेमेंट तो बेटा मैं वो किस्सा सुनाता हूँ, शायद आपने सुना हो। कुछ किस्से मेरे, अगर कोई बच्चा पहले क्लास में था तो रिपीट होंगे, क्योंकि सारी आवाम, इतनी सारी आवाम है, वो भी तो मुस्तफीज हो ना, उनको भी तो पता चले ना कि आंटी कौन है। कौन सी आंटी? रजिया। रजिया वो हमारी टैक्स की दुश्मन है। जिसने रजिया आंटी को मार दिया ना, वो टैक्स पास कर लेगा, याद रख। मेरा टारगेट होता है इसको, रजिया खाला को मारना। रजिया खाला कौन है? एक बड़ी शानदार औरत है, हर टैक्स के बच्चे में पाई जाती है, हर टैक्स के रूह में रची। तो बताऊंगा ना किससे, तो आएंगे बेटा, रजिया खाला की बात भी होगी। अब बात यह है कि इन्होंने कहा नेसेसरी पेमेंट। बेटा मोबाइल फोन सुना है कभी तुमसे? लकी हो यार, कहाँ रहते हो? पक्की बात है, कराची में रहते हो? तो तुमसे, तुम्हें ये क्यों नहीं सादत हासिल हुई यार? मोबाइल फोन जिससे नहीं छुना वो कुछ भी नहीं है। कराची में मोबाइल चलना, भाई ये सादत मुझे भी मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में नहीं, लाहौर में, लाहौर में। इंटरेस्टिंगली भाई, मैं अपनी एकेडमी से गया पैदल, साथ में मार्केट था, कुछ चीजें लेनी थी, शाम को वापस आ गए फरिश्ते। 5 जरूरत ही नहीं थी यार 5 लोगों का आने की, अकेला जो बोलता मैं घर पे पहुंचा देता। मोबाइल फोन उसका हक है भाई। देखो बात सुनो, ये जो मोबाइल फोन है ये किसी और, याद रखना, ये उसूल बना लो बेटा जिंदगी का। ये मोबाइल फोन जो हम रखते हैं ना, ये समझो कि हमने ऐसे ही उठाया हुआ है किसी और के लिए। जब भी वो वापस लेने आएगा, हम खुशी से दे देंगे। तो मैं तो पहले ही तैयार था। वो बंदा आया, आके ना, अब मैंने कहा यार पंजाबी में बात करेगा। आई वाज इन लाहौर, इकबाल टाउन में, वहाँ अकेडमी है इनकम टैक्स की। मुझे लगा कि आके रास्ता पूछेगा। अब आ रही 2 मोटरसाइकिल आ रही है, फिल्मी सीन था बिल्कुल। और मैं पंजाबी में सोच रहा हूँ मैं इसको जवाब दूंगा कि मुझे रास्ता नहीं पता।
अच्छा, अब मैं नया हूं और मुझे नहीं पता, मैं ये सोच के जा रहा हूँ, सामने एकेडमी का गेट है और गार्ड्स खड़े हैं वहां पे। अच्छा जी, आए, पूरी फील्डिंग बिछी, बिलीव, एक इधर एक इधर एक, बच्चा जाने ना पाए। एक करीब आया, उसने इशारा किया दूसरे की तरफ जो सामने था। अब सामने वाले क्यों, मेन रोड था, गाड़ियां आ रही हैं, सामने थाना भी था। बस देखो ना कितने जबरदस्त हो। पाकिस्तान तभी तो उसने इशारा किया, एक बंदे के पास गन थी, एंड ही सेड लुक एट टीटी। मैंने कहा टीटी तो नहीं। नहीं नहीं, उसको देख। अच्छा बिलीव मी, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ फीलिंग सेंसेशन शुरू हो गई, इधर गोली लगेगी। दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई फेल्ट। मैंने कहा क्या करना है, मोबाइल फोन, बिस्मिल्लाह, ये तो मैं रेडी हूँ यार, इसके लिए इतनी मेहनत। वॉलेट, मैं कहा यार ये लो। अब मैं उस समझ गया, वॉच लकीली थी नहीं, छोड़ के आया था रूम में। उधर देखो, किधर, ये किस तरफ नमाज पढ़ी जाएगी, तो किधर डायरेक्शन है, उधर है, चलो बिस्मिल्लाह, चले गए। अब उसने बोला था ना वॉलेट, अब मैं कमाल का जीनियस बंदा, उसमें एटीएम रखा था, एटीएम के साथ पिन कोड भी था, पिन कोड भी साथ पेपर में लिखा हुआ था, जीनियस बंदा हूं ना, साथ रखा हुआ था मैंने, ये ले जाओ। मैंने कहा यार जो गया सो गया, बचा लो किसी चीज को। भक्त आ गया अकेडमी गार्ड, सर किधर क्या हुआ वो, बड़ा बड़ा लंबा किस्सा, एक शॉर्ट करें इसको। पुलिस वाले आए, ऐसे सर मोबाइल मिल जाएगा आपको। मैं कहा मोबाइल नहीं चाहिए, कार्ड चाहिए। सर मोबाइल मिल जाएगा ना आपको। मैंने कहा यार ये मोबाइल क्यों बार बार बोल रहा है। तो दूसरे से पूछा भाई कार्ड की क्यों नहीं बात करा, इन ऐसी कौन बनवाने, छोड़ो मोबाइल को, मोबाइल फोन कार्ड बनाने के लिए दोबारा कराची जाना पड़े, ये मुझे कार्ड दिला दीजिए। कहता कार्ड तो क्या, मोबाइल भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों, कहता मैंने ये जो बोल रहा है इसे, कहता किसी और का दे देगा। तो मोबाइल आपका मॉडल बार बार क्यों पूछ रहा है आपसे, वो आपको किसी और का दे देगा, क्योंकि भाई गवर्नमेंट से है ना। मैंने कहा जी फिर तो मुझे भी नहीं चाहिए। फिर मुझे ख्याल आया यार वो एटीएम, पूरी सी दोस्त से मोबाइल पकड़ा, HBL कॉल की, फला बात कर रहा हूँ जी, मेरा अभी अभी मोबाइल फोन छिना है, उसके साथ वॉलेट था, उसमें एटीएम था और उसके साथ पिन कोड था, जल्दी से ब्लॉक करो। उन्होंने कहा एक सेकंड, क्या नाम है आपका, शुरू हो गए। आप जब प्रोफाइल खुलता है ना आगे, तो पता है क्या बोलता है, मैम ये तो किसी तारिक का नंबर है। मैंने कहा यार मैं तारिक ही हूँ। नहीं नहीं मिस, देखें अब आप जो है ना, मैंने कहा वो फोन पे मेरी वैसे ही पतली आवाज है, फोन पे और पतली हो जाती है, ये मुझे फेस करना पड़ता है हर जगह, जहां भी नई ऑफिस में जाता हूँ 2-3 दिन लगते हैं उसको के तारे के। ठीक है मिस वो। मैंने कहा यार अल्लाह के वास्ते यार मेरे पैसे चले जाएंगे, बंद कर उसको। कहता नहीं मिस आप देखें, आप बंद ना कराए किसी का। बेटा रुक, तेरी कंप्लेंट करता हूँ, मेरे पैसे गए ना तेरे से लूंगा। बोले एक सेकंड, चले एक काम करें, आप उस मोबाइल फोन से कॉल करें जो हमारे पास नंबर गिवन है। मैंने कहा वही तो छिन गया है, वही तो गया मेरा। तो बेटा जिसने कहा ना कंपलसरी, तो मैं भी कंपलसरी पेमेंट करके आया था। डोंट यू थिंक कि जो ये देना कंपलसरी पेमेंट है। आपने कहा ना टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट, ये कंपलसरी थी, राइट? आपको भी आया ना कंपलसरी है, सोचना नहीं, दे देना। अच्छा कराची में ना यार बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं। आप किसी मुल्क में जाओ ना, गन दूर हट जाएंगे, इधर गन देखे यार सिम कार्ड तो दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये ले लो, सिम कार्ड भी देके जाते हैं, कितने प्यारे लोग हैं। जो कोऑपरेट करना चाहिए, याद रखना। मेरे एक दोस्त ने जो पुलिस, जी बेटा, बेटा अंडर ट्रेनिंग था, फर्क ये था, अंडर ट्रेनिंग समझते हो ना, अभी निक्का निक्का नया नया है, नए आए हो, तो इसलिए वो चला ही गया, वापस नहीं मिला। बाद में गलती से मेरी सिस्टर इन लॉ का एक मोबाइल चोरी हुआ, 1 साल तक उसके पीछे पड़े, वापस आ गया। ठीक है, तो वो ट्रेस हो जाते हैं, मगर रिस्की बहुत होता है, उस मोबाइल को खुला छोड़ देना रिस्की बड़ा होता है। ट्रेस हो जाते हैं, मोबाइल फोन वापस भी मिल जाते हैं, बट रिस्क बड़ा होता है, इसीलिए बंद करा देना और कलमा पढ़ लेना बेहतर है, कि जो चीज थी वो गई, अब नहीं है। तो बहरहाल बेटा, टैक्स ऑब्वियसली इज अ कंपलसरी पेमेंट। कुछ और बताओ, क्योंकि कनेक्ट हो रहे हैं, इन्होंने भी सही अच्छा पॉइंट बताया, आपने भी बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, ये कनेक्ट हो रही हैं चीजें। जी बेटा, मनी ओ टू गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट से लोन लिया, उसको ओ कर रहा हूं, क्या इज इट अ टैक्स? बट यू सेड मनी ओ टू द गवर्नमेंट, बट इट्स नॉट टैक्स। यस, गुड, गुड फीचर, बट देखो मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ चीजें। यू ऑल्सो हैव अ वेरी गुड पॉइंट, यस इट्स मनी ओ टू द गवर्नमेंट, बट विच मनी, which means there are other features, right?
हाँ बेटा, जी जी बेटा। व्हाट चार्ज बाय गवर्नमेंट? रिडक्शन चार्ज, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, मिस ने अच्छा पढ़ाया लग रहा है। रिडक्शन चार्ज, ओके। टैक्स के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, लीगल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, तो हम लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ बेटा। फी चार्ज ऑन इनकम, राइट? जी बेटा, जी बेटा। फी चार्ज, राइट, मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन बाय पीपल टू द स्टेट, ये आई थिंक ये नवाल है, नवाल, नवाल ने बिल्कुल। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं उनमें से जो सवाल आ रहे हैं बेटा, अब देखो ऑनलाइन जाऊंगा तो ऑन कैंपस वाले खामोश हो जाएंगे, ये हमारा उसूल है। नहीं पता नहीं चलेगा, पंखा नीचे गिरेगा तेरे ऊपर, राइट? खामोशी, ऑन कैंपस वाला बच्चा थोड़ा खामोश रहेगा। नाउ देखिए, नवाल ने जो ऑनलाइन में मनी पे टू गवर्नमेंट, उसामा बोल रहे हैं। अच्छा जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है हमजा। अच्छा, कंपलसरी लेवीज ऑन इंडिविजुअल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उमेमा ने बोला है। अब देखो सारे बच्चे ऑनलाइन ऑन कैंपस, लिसन नाउ, लिसन अप नाउ। देखो टैक्स में वो फीचर पाए जाते हैं जो आपने बताए, राइट? बिल्कुल हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि टैक्स कहते किसको हैं? टैक्स के सर्टेन फीचर्स हैं, उनको मिला लेंगे डेफिनेशन बन जाएगी। टैक्स इज अ पेमेंट, बट कौन सी पेमेंट? इट्स अ कंपलसरी पेमेंट, इज अ मैंडेटरी पेमेंट। ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्या हमारे पास ऑप्शन है टैक्स देने ना देने का? आपने पैसे कमा लिए, आपका ह्यूज इनकम है, आप टैक्स ब्रैकेट्स में आ रहे हो, अंडर द लॉ आप पे टैक्स बनता है। आप क्या गवर्नमेंट को बोल सकते हो जा मैं तुझसे नहीं खेलता, मैं नहीं दूंगा टैक्स? क्या हम कहेंगे? नहीं, ये लीगल वायलेशन हो जाएगी, कानून की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट भी कहेगी हम भी नहीं खेलते, इधर आ जेल में। तो इट्स अ कंपलसरी पेमेंट, इट्स अ मैंडेटरी पेमेंट। कंपेयर दिस विद डोनेशन, कंपेयर इट विद डोनेशन। डोनेशन भी हम देते हैं, लोग देते हैं डोनेशन, डोनेशन देते हैं भाई। छिपा, ईदी, ये जो सोशल वर्क करते हैं इनको लोग डोनेशन देते हैं ना। मैं आपको पर्सनल पर्सपेक्टिव देता हूँ, पर्सनल पर्सपेक्टिव। आई न्यू अ सेठ साहब, सम बिग सेठ, टैक्स के एक कैलकुलेशन पे वो लड़ाई कर रहा था। लड़ाई का मतलब आर्ग्यूमेंट, नहीं जी ये नहीं बनता सर, फला सेक्शन में लिखा है, फला ये इंटरप्रिटेशन है, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता। एंड आई न्यू दिस सेट कि वो जिस अमाउंट पे आर्ग्यू कर रहा था उस अमाउंट की उसके लिए कोई हैसियत नहीं है। और आई न्यू दिस सेट कि वो जो सोशल वर्क में पैसे देता है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में जाते हैं, ठीक है? मैंने उनसे पूछा, मैं तो यार आप सोशल वर्क में इतने पैसे लगते, गवर्नमेंट को इतने पैसे नहीं देते? उसने कहा सर गवर्नमेंट पे हमारा ट्रस्ट नहीं है, गवर्नमेंट पे हमारा ट्रस्ट नहीं है, इन रिटर्न ये पैसे कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, तो मैं लड़ूंगा, एक एक रुपए पे लड़ूंगा, जो मुझे गवर्नमेंट को नहीं देना मैं नहीं दूंगा। तो सोशल वर्क बहुत लोग करते हैं, मैं बताऊं ये ऐसा, मैं पूरा मुल्क हमारा है, पूरे मुल्क के लोग बहुत प्यारे लोग हैं। जब आप उनके साथ दूर दूर से देखोगे शायद आपको अच्छे ना लगे, वक्त करीब जाएंगे तो इट्स वंडरफुल वंडरफुल कॉम। मैं बताऊं पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से मैंने देखे हैं, और जो एक स्टीरियोटाइप होता है ना वो जब टूटता है तो इट्स अ वंडरफुल कंट्री, बिलीव मी। मगर पर्सनली आई लाइक कराची। क्यों? कराची गरीबों की माँ है, बिलीव मी। यहाँ कोई बंदा भूखा नहीं मरता, अच्छा मर भी नहीं सकता, क्योंकि इतने अच्छे लोग हैं। आप देखो रमजान का जो, जिसको प्रैक्टिकली का रमजान कहा जाता है, वो ऐसा बेहतरीन टाइम है कराची, मैं मुल्क के बहुत हिस्सों में रहा हूं, लोग जिस तरीके से यहाँ पे करते हैं कहीं नहीं करते, ठीक है? तो डोनेशन बहुत देंगे, टैक्स 1 रुपया नहीं देंगे, ऑब्वियस रीजन की वजह से जो मैंने बताया। बट डोनेशन क्या कंपलसरी है, मैंडेटरी है? नहीं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, ठीक है? तो डोनेशन कंपलसरी नहीं है, टैक्स कंपलसरी है, इट्स अ कंपलसरी पेमेंट, ठीक है? कंपलसरी पेमेंट कौन सी है? कंपलसरी पेमेंट है जो मेड बाय, क्या लिखूं, सर्टेन, क्या सिटीजन्स लिख दूं? नो, बाय सर्टेन। अब ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, सर्टेन पर्सन्स, नॉट ऑल पर्सन्स, सर्टेन पर्सन्स। आई एम नॉट सेइंग सिटीजन्स, बिकॉज यहाँ लीगल एंटिटीज भी है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, पार्टनरशिप इज नॉट अ सिटीजन, बट दे आर पर्सन। तो टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट आएगा पर्सन का, हु इज अ पर्सन, उसमें
आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाएंगे, नेचुरल पर्सन भी आ जाएंगे, राइट? तो इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय हुम, सर्टेन पर्सन्स। और क्यों करते हैं ये? बिकॉज देयर इज अ लॉ, अंडर अ लॉ दिस पेमेंट इज मेड अंडर अ लॉ, क्योंकि लॉ ने ऑब्लिगेट किया, लॉ ने कहा, लीगल ऑब्लिगेशन है मेरी, नहीं करूंगा तो इसके अगेंस्ट सैंक्शंस है। सैंक्शंस का मतलब समझते हो क्या? सजा। और आखिरी चीज क्या है? ये पेमेंट हम किसको करते हैं? टू टू द गवर्नमेंट, राइट, टू द गवर्नमेंट। अब इन तीनों चारों फीचर्स को मिला लो, दिस इज अ टिपिकल डेफिनेशन ऑफ टैक्स। दिस इज अ टिपिकल डेफिनेशन ऑफ टैक्स। इसे टैक्स कहा जाता है, जिसके अंदर कितने फीचर्स पाए जाएं? 4। बताओ कौन से? इट्स अ कंपल्शन, कंपल्सरी पेमेंट। 2, सिटीजन्स, सर्टेन सिटीजन्स, इसके लिए नाम क्या इस्तेमाल किया मैंने? पर्सन, क्योंकि वाइडर कॉन्सेप्ट है, सिर्फ लिमिटेड टू नहीं है, राइट? नंबर 3, अंडर अ लॉ। और फिर ओके, अब इसके अंदर एक फीचर और है जो डेफिनेशन में हम शामिल नहीं करते, बट आजकल वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका है, वो है इट्स अ मॉनिटरी पेमेंट। मॉनिटरी इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनिटरी यूनिट्स में कैलकुलेट होता है और पे होता है। पास्ट में से नहीं था। पास्ट में जो टैक्सेस थे वो उनकी कैलकुलेशन और उसकी पेमेंट काइंड में भी होती थी। मसलन मसलन आप पाकिस्तान से पहले, ब्रिटिश से पहले, मुगल से, आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो उस वक्त असेसमेंट कैसी होती थी, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स किस चीज पे? सबसे आप देखें, टैक्स का निजाम इस एरिया का मतलब इंडो पाक था, दुनिया के बेहतरीन निजाम में रहा है, दुनिया के बेहतरीन निजाम है। और उस निजाम को देने वाला जो बंदा था ना टैक्स के इस निजाम को, वो था शेर शाह सूरी, अकबर से भी पहले, जिसको फायदा लिया अकबर ने उसको परफेक्ट किया था, अकबर द ग्रेट ने, राइट? मगर शेर शाह सूरी ने इसको बनाया था। शेर शाह सूरी को 4 साल मिले थे हुकूमत के, 4 साल, मगर उसकी इतनी चीजें आज भी मौजूद है। शेर शाह सूरी का जीटी रोड मौजूद है, जीटी रोड उसने बनाया था, जीटी रोड। एक दफा हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, मुल्क से बाहर है आजकल, तो वो सफर कर रहे थे जीटी रोड पे, जीटी रोड पे सफर कर रहे हैं, सेक्रेटरीज होते हैं ना साथ में, छोटे छोटे निक्के निक्के, उससे पूछता है, हाँ भाई ये जीटी रोड को जीटी रोड क्यों कहते हैं, बता। उसने कहा सर इसको इसलिए कहते हैं कि इट्स अ ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक, क्योंकि पूरी इंडिया में वो ट्रेवल कर रहा था, ग्रांड ट्रंक रोड। उसने कहा अच्छा किसने बनाया? सर शेर शाह सूरी ने। ओके, मैं भी रोड बनाऊंगा ताकि लोग मुझे याद करें। नाउ दिस इज द लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर, कि इसलिए रोड बनाऊंगा, इसलिए हॉस्पिटल नहीं बनाऊंगा कि जाके हॉस्पिटल में देखो तो सही, बेड नहीं मिलता लोगों को, नीचे पड़े होते। तो यूज ऑफ मनी फॉर पर्सनल पर्पसेस, ये क्या? अगर उसने क्या बनाया, रोड, कौन सा रोड बनाया उसने? मोटरवे बना दिया था। दिस इज द रीजन मोटरवे बना था, मेरा नाम होना चाहिए, ठीक है? आप वैसे बोलते हम आपका नाम लेते रहते, आपको ये जीडी रोड की वजह से मोटरवे बनाना, दिस इज द रीजन, राइट? मेरा नाम हो, चलो अल्लाह आपका नाम और बुलंद करे। तो बेटा पॉइंट क्या है, सुनिएगा, पॉइंट ये है कि जो निजाम था ना टैक्स का, उसमें क्या होता था, स्टेट का बादशाह का एक कारिंदा आता था मेरे जैसा, उस वक्त सूट नहीं पहनते थे, हो जाता, और जाके जमीन पे, उस वक्त सबसे बड़ा जो मुगल इंडिया था, ये जो इन्होंने इतनी मतलब वेल्थ इस्तेमाल की, ताजमहल बनाया, पता नहीं क्यों क्यों किस मकसद के लिए बनाया, मगर ये जो भी वेल्थ थी ये आती कहां से थी? लैंड टैक्स से। उस वक्त लैंड पे टैक्स लगता था, टैक्स से आता था पैसा। और वो भी अच्छा रेट, पता है क्या होता था? मजे का रेट होता था उस वक्त। तरीका देखो कितना परफेक्ट निजाम था, एक असेसमेंट के लिए आता था टैक्स वाला, टैक्स, चश्मा भी नहीं होता था उस वक्त, और कहता था तुम्हारी जमीन जो है ना, मैं बता रहा हूं, इसकी फसल 70% बादशाह की फसल, 70% रेट होता था, 60% रेट होता था। तो जब आप मेहनत करते थे, कमाते थे, कमाने के बाद आपको ये तक नहीं पता होता था कि मेरे घर क्या पहुंचेगा, जब तक कि वो आके असेस ना कर ले। इसीलिए नए निजाम में जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, उसमें एक फीचर लाना पड़ा, ट्रांसपेरेंसी, कि मुझे डे वन पे पता हो मुझ पे लायबिलिटी कैसे लाए हैं। अब रीजन सुनना, क्यों मैं बोल रहा था ना, क्यों क्यों कैसे ये सिस्टम आया ट्रांसपेरेंटी का। रेट पहले बता दिया तुम लोगों को, तुम्हें पहले ही रेट बता दिया गया कि आपका टैक्स कितना
बनेगा। अब आप क्या करो, कितनी इनकम कमाओगे, कितनी इनकम कमाओगे, रेट पहले से मौजूद है, रेट चेंज, हाँ साल के लिए हो सकता है, बीच में आगे चेंज नहीं करेंगे। रूल्स ऑफ द गेम ऐसे नहीं होंगे मैं जीत रहा हूं तो रूल्स चेंज हो जाए, ऐसे थोड़ी होगा। भाई मैं अगर इनकम कमाऊंगा, मेरी इनकम कम होगी तो टैक्स कम होगा, वो कहे नहीं नहीं रेट ज्यादा है, अब तो तुमने इनकम कम है अब टैक्स ज्यादा होना चाहिए, नॉट लाइक दैट, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी लाने का तरीका क्या था, रेट पहले से मौजूद है आपके बुक में, आपके लॉ में बता दिए गए, तो ट्रांसपेरेंसी आ गई ना, आपको पता है टैक्स कितना बनेगा, राइट। तो जो टैक्स की ये डेफिनेशन है, इसमें एक फीचर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है मॉनेटरी यूनिट, जो पहले नहीं था अब है। और कोई कुछ रिसर्चर्स या कुछ स्कॉलर्स पांचवा फीचर इसको भी ऐड कर देते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कंपलसरी मॉनेटरी पेमेंट, ठीक है कंपलसरी तो है बट एक और फीचर ऐड कर देते हैं, कौन सा, मॉनेटरी, ठीक है, मगर इस वक्त लाजमी नहीं है, इस फीचर ये जरूरी नहीं समझा जाता। ओके नाउ एक चीज और बताएं, डेफिनेशन, टैक्स की डेफिनेशन, टैक्स लगाया क्यों जाता है, वाई, हाँ बेटा, फाइनेंस, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही, पब्लिक सर्विस के लिए, गुड्स के लिए, राइट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए, करेक्ट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा ना, मैं आपको कुछ चीजें चैलेंज करना भी सिखाऊंगा। चैलेंज करने का मतलब है डोंट बी अ पार्ट ऑफ अ ज़ोंबी कल्चर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जाएं अपनी जिंदगी अगले पूरे महीने तक वॉच करें, आप अपनी जिंदगी खुद नहीं गुजार रहे होते, आपकी जिंदगी आपका कल्चर गुजार रहा है, आपके गैजेट्स, मोबाइल फोन गुजार रहा है, मैंने, ये कंपल्सन क्यों है हर वक्त मेरे साथ हो, भाई छोड़ो इसको, मैं क्यों हर वक्त, आप स्क्रीन टाइम नोट कर लें अपना, 5 घंटे 6 घंटे दिन का, आर यू क्रेजी, 5 घंटे 6 घंटे मोबाइल फोन हो, तो आपकी जिंदगी कौन गुजारा, आप थोड़ी गुजारे हैं, आपकी जिंदगी आपने नहीं गुजारी, बिलीव मी, ज़ोंबीज की तरह हम गुजारते हैं। तो मैं जगाने की कोशिश करूंगा, जिंदा हो जिंदा हो, चैलेंज करो चीजों को, आस्क क्वेश्चंस, पूछो क्यों है, ताकि इंसान को अल्लाह ने अकल दी है उसको थोड़ा सा तो यूज कर लो। नो, आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। वो अब गवर्नमेंट फाइंडिंग जो स्पेंडिंग है वो पब्लिक गुड्स में हो, सर्विस में हो, इन सब में यूज होती है। मगर मैं आपसे पूछता हूँ, ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, एक तो मैं कितने पे क्वेश्चन कर रहा हूं, दूसरा गवर्नमेंट का साइज क्या होना चाहिए, व्हाई डू वी हैव सो मेनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, व्हाई डू वी हैव सो मेनी मिनिस्ट्रीज। देखिए गवर्नमेंट का एक इदारा है ना, लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन, हु विल डिटरमिन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बताएं, रुके 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 जी बेटा, वेरी गुड, जितनी गवर्नमेंट होगी उस हिसाब से, मगर बहुत सारी सर्विसेज दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर देता है। आपने कहाँ से पढ़ा था बेटा, गवर्नमेंट स्कूल से, कहाँ से पढ़ा, प्राइवेट से, क्यों, गवर्नमेंट से पढ़ो ना, उसका तो स्कूल था, गवर्नमेंट तो स्पेंडिंग कर रही थी, तुम्हारे मोहल्ले में एक पीला स्कूल था, वहां क्यों नहीं गए, निजाम अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि एक तो स्पेंडिंग ज्यादा, एक तो ज्यादा गवर्नमेंट का साइज इतना बड़ा, और उसके अलावा एक्सपेंडिचर भी ज्यादा, और वो भी नलायकी, गोइंग डाउन द ड्रेन। आई एम फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिलीव मी, आई एम फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई नो बेटर देन एनीवन, गोइंग डाउन द ड्रेन। तो तरक्की कैसे हो, एक्सपेंडिचर कम करो या रेवेन्यू बढ़ाओ, तो रेवेन्यू बढ़ाने पे तो सब बोलते हैं, एक्सपेंडिचर कम करने पे क्यों नहीं बोलते, व्हाई इज इट नेसेसरी कि गवर्नमेंट का एक ब्यूरोक्रेट जाके एक स्टील मिल चलाए, गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेट स्टील मिल चलाएगा। मुझे ऑफर आई थी टू बिकम सीएफओ ऑफ स्टील मिल, मैंने कहा अल्लाह मैं तो भाग जाऊंगा, मतलब मुल्क छोड़ दूंगा, बीमार पड़ जाऊंगा नकली, ये नहीं करूंगा कि वहां सीएफओ, बिलीव मी, आई सेड नो, क्यों, क्यों, इट्स नॉट माय जॉब, आई एम अ टैक्समैन, आई डू टैक्स गुड, मुझे क्या जरूरत है जाके वहां सीएफओ का काम करूं,
टैक्स से रिलेटेड काम करूंगा। तो मेरे और दोस्त थे, रेडी थे, जंप जंप पेट, ओके हम जा रहे हैं, क्यों, पैसा है। तो बेटा अब वो किसी, एक स्टील मिल चलाना कौन अच्छा चला सकता है, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दो, रिड्यूस द साइज ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों कर रही है गवर्नमेंट? भाई पुराने दौर में था गवर्नमेंट की नौकरियां ज्यादा होंगी तो वोट ज्यादा मिलेंगे, आगे बढ़ो, मुआशरा आगे बढ़ाओ, रोक के क्यों बैठे हैं मुआशरे को? व्हाई इज इट नेसेसरी कि भाई गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट का साइज, फिर ऑब्वियसली ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक एक रोल है, क्या खुद सर्विस प्रोवाइड करें या रेगुलेट करें? गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि छुट्टी लेके चले जाएं और हम आजाद, रेगुलेटर का रोल अदा करें। जी बेटा। या देखो स्टील मिल की वो इतनी इंपॉर्टेंस है भी नहीं। डू यू नो कि पिछले 2 साल से स्टील मिल चली नहीं रही, बट मुल्क चल रहा है, मुल्क रुका नहीं, देयर नो पावर इन इट। थी 60s में पावर था, 70s में पावर था, यस ह्यूज पावर गवर्नमेंट के पास थी। अब क्या जरूरत है? यस, बंद कर दे, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेज। यस, टैक्सेस से आ रहा है, गवर्नमेंट के पैसे लग रहे हैं, टैक्स पेयर मनी लग रहा है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट, कि आप पैसे लगा कहाँ रहे हो। देखो मुझे एक बात हो, भाई स्कूल है ना, यकीन करो, इधर ना ये छोटा सा है ना कंपेयर टू किसी भी इदारे के रनिंग स्कूल, ये स्कूल इज अ वेरी स्मॉल थिंग, बट यकीन करो एम्प्लॉइज को चलाना जान जाते हैं। व्हाई अहमद इन माई सेल्फ आर सो इंटरेक्टिव विद पीपल, भाई जो मसला हमें बताना किसी और जगह नहीं मिलेगा, क्यों? बिकॉज हम इसलिए चाहते हैं कि आई शुड गेट टू नो कि क्या मसाइल है एम्प्लॉइज। व्हाई शुड एन एम्प्लॉई बी द फेस ऑफ एआरटीटी? आई एम द फेस ऑफ एआरटीटी, टॉक टू मी, बिकॉज आई सॉल्व। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है, पहले प्रीवियस मॉड्यूल में थे, मेरे कभी किसी ने मुझसे इंटरेक्ट किया हो, मैं पूरी रिस्पॉन्ड करता था, हाँ भी इसके मसले कर दो। क्यों? बिकॉज एम्प्लॉई विल वर्क एज एन एम्प्लॉई, और अगर वो अपना काम नहीं कर रहा तो इदारा सफर करता है। नाउ अप्लाई दिस टू द गवर्नमेंट, अप्लाई दिस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज काम ना करें, जो करती नहीं, सब मेरे। तो बहरहाल इट्स अ पॉलिटिकल पॉइंट। तो आई वांट यू टू थिंक कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। किसी का रेट बढ़ाओ, पॉलिटिकल पॉइंट है कि नहीं? मैं एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बताता हूँ जो टैक्स लॉ की गई थी पिछली हुकूमत, इस हुकूमत से आने से पिछली हुकूमत, लास्ट ईयर उनको मिला, चंद महीने बाकी थे, इलेक्शन आने वाला है, उन्होंने तारीख का, हिस्ट्री का सबसे ज्यादा टैक्स रेट कम कर दिया, टैक्स रेट कम कर दिया, टैक्स कट्स लगा दिए। पहले टैक्स लगता था 4 लाख से ऊपर बंदे जो इनकम होती थी उस पर, उन्होंने 10 लाख से ऊपर वाले, तो इसका मतलब जिसकी साल की इनकम 10 लाख रुपए होगी उस पर टैक्स ही खत्म कर दिया। फिर एफबीआर वाले जो अफसर थे उन्होंने कहा भाई ये तो फिर टैक्स रेट, अगर 10 लाख से ऊपर टैक्स लगेगा तो ये तो रिटर्न ही फाइल नहीं करेंगे। फिर कहा गया अच्छा इनको टैक्स देना चाहिए, कितना, 1,000 रुपए। दिस इज एग्जैक्टली, आप बुक पढ़ोगे ना, ऑर्डिनेंस तुम्हारे पास आएगा, तुम देख लेना, 1,000 रुपए टैक्स देंगे बस। तारीख का सबसे बड़ा कट मारा उन्होंने, क्यों पता है? दो रीजन थी। एक, वो वोट हमें देंगे, और नहीं दिया ना तो अगली पार्टी हुकूमत चला के दिखाए, चला के दिखाओ, टैक्स ही नहीं आएगा। मोर देन 100 बिलियन रुपीस का टैक्स लॉस हुआ था उसकी वजह से। नाउ इज इट अ यूज, पॉलिटिकल यूज ऑफ द टैक्स लॉ? यस, बिकॉज टैक्स लॉ इज अ टूल, जैसे चाहे इस्तेमाल करो, टैक्स लॉ यूज होगा एंड यू विल गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स। चलो बेटा सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जो टैक्स लॉ है, जिसकी हमने अभी डेफिनेशन बात की थी, इस टैक्स लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र बार बार होगा, क्यों होगा? इसलिए होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज द मदर ऑफ ऑल लॉज, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सारे लॉज अपनी अथॉरिटी इसी से ड्रॉ करते हैं। कहां से ड्रॉ करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 77। आर्टिकल को आपने याद नहीं करना है प्लीज, ये कोई इस बात को नहीं करे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है। उसमें लिखा है कि
ये है उसका आर्टिकल में लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी टैक्स इम्पोज, बताइएगा क्या, कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं हो सकता सिवाय कब, सिवाय कब, जब तक के कोई लॉ ना हो, कोई लॉ ना हो, विच मीन्स के लॉ का होना लाजमी है, ठीक है, लॉ का होना लाजमी है। यानी अब ये लॉ का होना लाजमी किस तरह है, इसकी अगर थोड़ी सी वजाहत करें कि लॉ का होना लाजमी कैसे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक पर्सन पे चार्जेबल है, ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, उसका रेट क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, किस किस्म की इनकम्स होंगी जिन पे टैक्स होगा, बताएं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में होगा। तो जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है कि जब तक कोई लॉ नहीं है तब तक टैक्स चार्ज नहीं हो सकता। तो हम जिस इनकम टैक्स लॉ को पढ़ेंगे वो कौन सा लॉ है जिसने उसको चार्ज किया हुआ है, लॉ का नाम क्या है जिसको हम पढ़ेंगे, उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। क्या नाम है उसका, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये है वो लॉ जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इस लॉ को हम स्टडी करेंगे टैक्स के बारे में। टाइम क्या था क्लास का बेटा, 6:30 हो गया, कंटिन्यू करोगे, वाह मैं नहीं करूंगा बेटा, यहां से हम इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, अगर आपका कोई सवाल बेटा अनआंसर्ड था, आई एम ऑल योर्स नाउ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, फ्री लॉन्सर्स पर टैक्स। इनकम, देखो फ्री लॉन्सर्स पे चूंकि वो भी इनकम कमा रहे हैं उन पे भी टैक्स है। फ्री लॉन्सर किस किस्म का काम कर रहे हैं, अगर वो कोई बिजनेस नेचर का काम है तो भी टैक्स बनेगा, अगर फ्री लॉन्सर किसी स्पेसिफिक नेचर का काम नहीं है तो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फ्री लॉन्सर पे टैक्स होता है, मगर इनकम तो कमा रहे हैं ना, इस वजह से टैक्स है। क्लास की टाइमिंग्स इंशाल्लाह फिक्स होंगी। ऑर्डिनेंस का पीडीएफ अभी मैं ग्रुप में शेयर करा देता हूँ। स्टडी टेक्स्ट की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। बुक हम अपने नोट्स दे देंगे आपको। अपना रिटर्न अभी फाइल आप नहीं कर सकते, आपको फाइल करना भी नहीं चाहिए। सीए के साथ मेरा इस पे जो है ये क्या है, उमर, उमर तिरमिजी बेटा पर्सनल सवाल कर लेना। बुक के चैप्टर बता, चैप्टर बुक के नहीं पढ़ेंगे बेटा, हम ऑर्डिनेंस बेरेक से पढ़ेंगे, ऑर्डिनेंस सामने रख के पढ़ेंगे बेरेक से। टैक्स की अगेन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सर्विस, हुमायूं प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 चार्ज ऑफ टैक्स पढ़ेंगे। इम्पोजिशन इज स्टिल लो, टैक्स इम्पोजिशन लो नहीं है, कलेक्शन लो है बेटा। टैक्स इम्पोजिशन ठीक है, टैक्स सही लगाए गए हैं, सफिशिएंट लगाए गए हैं, कलेक्शन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लॉस की। फिजिकल क्लास में स्टूडेंट्स में जो क्वेश्चंस हो रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा हमजा बेटा, बिल्कुल ऐसे करूंगा। पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा बेटा अभी जल्दी आपको। मैं अभी आज एडमिन से बात करता हूँ। मॉनेटरी का मतलब होता है पैसे, हाफिज इसका मतलब है कि जी ये नहीं है कि जी आपके पास 50 जो है वो बकरियां हैं तो टैक्स में 3 बकरियां गवर्नमेंट को दे दो, ऐसे नहीं करेंगे। हम कहेंगे आपने 50 बकरियां बेची, इस पे इतना इनकम बनता है, इसका इतना टैक्स बनता है। मॉनेटरी यूनिट्स का मतलब है इन टर्म्स ऑफ रुपीज कैलकुलेशन। सिलेबस का ओवरव्यू बेटा ठीक है हसनैन, अगली क्लास में मैं दोबारा आपको सिलेबस शो कर दूंगा। वैसे 3 टॉपिक्स है बेटा, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और इंट्रोडक्टरी बेसिक टॉपिक्स, ठीक है। इनकम टैक्स में लॉ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से पढ़ेंगे, सेल्स टैक्स एक्ट से पढ़ेंगे और इंट्रोडक्टरी टॉपिक नोट से पढ़ेंगे। बेंचमार्क बुक फॉर बेंचमार्क बुक बेटा हम अपने नोट्स देंगे आपको। न्यूमेरिकल कितने टैक्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल ही बेटा, 60 to 65% न्यूमेरिकल हो गया, कभी तो 70% न्यूमेरिकल हो जाता है। कितना परसेंट कोर्स पढ़ाएंगे बेटा, अच्छा खासा कोर्स पढ़ाऊंगा, परसेंटेज टर्म्स में बताना मुनासिब नहीं है, बट मैं अच्छा खासा कोर्स पढ़ाऊंगा बेटा। जिम्मेदारी बेटा यहाँ आपको ये कभी भी फील नहीं होगा कि एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है दूसरा हल्का पढ़ा रहा है, सारा बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। बेंचमार्क रेट बेटा ना, बेंचमार्क बुक बेटा एआरटीडी का मैनुअल होगा,
आईकेएफ की बुक बेटा आखिर में देखोगे तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि लॉ पढ़ा रहे हैं। अगर ये बुक होती ना किसी और सब्जेक्ट की तो हम जरूर बुक को पढ़ाते, मगर चूंकि लॉ पढ़ा रहे हैं तो लॉ को बेरख से पढ़ाना बेहतर है। बुक को तुम देख सकते हो, आपको आईकेएफ की बुक जो है उसको देख के अंदाजा हो जाएगा कि हम कितनी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट थिंग्स इस तरह होंगी कि कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है मुजम्मिल और मेरी, वो आपको वक्त के साथ बेटा हो जाएगा अंदाजा। हम एज ए टीम पढ़ाते हैं बेटा, ये नहीं है आप हर चीज मुझसे पूछ सकते हो, आप मेरी हर चीज मुजम्मिल से पूछ सकते हो, ठीक हो गया। इनकम टैक्स भी मैं कवर करूंगा हमजा, सेल्स टैक्स भी मैं कवर करूंगा। हमारे टॉपिक्स इस तरह होंगे कि अच्छा खासा एरिया हम कवर कर रहे होते हैं। बीकॉम का टैक्स बहुत हल्का है, बिल्कुल यही है, आराम से हो जाएगा। मुजम्मिल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमजा, ठीक है। डायरेक्टली बेरेक्ट से बेटा देखो, बेरेक्ट हम गानियाल यूज करेंगे और फिर आपको ना आपके सामने रख के यूज करेंगे, फिर आपको नोट्स देंगे, ठीक है। सर समीर भी बेटा बिल्कुल इज अ पार्ट ऑफ द टीम, वो भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, वो कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे, बिल्कुल इट्स अ कंप्लीट टीम बेटा, आपको बहुत टाइम मिलेगा, जल्दी हो जाएगी। सर मुजम्मिल की बैक टू बैक क्लास लगवा दूंगा, अब अगली क्लास जो होगी उन्हीं की लगवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप उनको भी देख लो और आसान हो जाए, सुकून से हो जाओ कि ये टीम बेहतरीन टीम है। इस वक्त कराची में क्या पूरे मुल्क में टैक्स ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, सेट है। थ्योरी कहाँ से बेटा, जो मलिया थ्योरी जो है ना वो भी लॉ ही है, थ्योरी की भी लॉ से ही हम करेंगे, और जो जो जनरल थ्योरी है वो आईकेएफ की बुक से करेंगे। थर्ड वॉल्यूम इनकम टैक्स की बुक यूज कर सकते हैं बेटा, अभी तो इर्दा आपने ना हम जो देंगे वो यूज करना है। बेरक यूज होगा नंबर 1 और हमारे नोट्स यूज होंगे नंबर 2, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू, अमेजिंग लेक्चर, थैंक यू बेटा। कितने दिन क्लास बेटा, मेरी क्लास 3 दिन होगी और 3 दिन ही के करीब मुजम्मिल की होगी, तो आप इसमें टेंशन ना लें, सफिशिएंट टाइम मिलेगा। नोट्स आपको बता देंगे, सर समीर आपसे इंटरेक्ट करेंगे नोट्स के बारे में, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप पे, ठीक। थैंक यू महद, थैंक यू बेटा, खुश रहो। पिछले सेशन में भी महद था ना, महद 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 नाम का बच्चा पिछले सेशन में था, अभी भी। बेरेक्ट का वीडियो सभी ग्रुप पे बेटा शेयर कर देना, बेरेक्ट ग्रुप को भी शेयर कर देना। हमारे टाइम बेटा फिक्स होगा, फिक्स होगा। चलो बच्चों खुश रहो, आपका आपके सवालात होंगे तो जरूर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज।